ये हैं कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज, जो अब बीजेपी के मुकुटमणि बनकर शोभा बढ़ाएंगे और कहीं न कहीं कांग्रेस की चिंता भी बढ़ाएंगे। सामरी से 2 बार के विधायक चिंतामणि महाराज के टिकट कटने के बाद कयास थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच उनके बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने की बात भी सामने आई और बुधवार आते आते तस्वीर साफ हो गई। रमन सरकार में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके चिंतामणि महाराज ने ओम माथुर की मौजूदगी में दोबारा बीजेपी की सदस्यता ले ली। चिंतामणि जी महाराज घर वापसी आए, कोई संयोग रहा होगा, कोई न कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे। लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सब के सहयोग से वापस हमारे साथ आए। बहुत ज्यादा लाभ होता कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन चिंतामणि जी तो एक बड़ी पर्सनैलिटी हमारी पार्टी। अटकलें तो ये भी थी कि उन्हें अंबिकापुर सीट से टीएस बाबा के सामने प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वही टीएस सिंहदेव, जिन्होंने चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में शामिल कराया था। लंबे समय तक दोनों नेताओं को करीबी भी माना जाता था, लेकिन बीते 5 साल में हुई उथल पुथल ही उनके टिकट कटने और बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई जा रही है। चिंतामणि महाराज की घर वापसी पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस शुरू से अपने जगह पे खड़ा है। इस देश को आज़ाद कराने से लेकर के विकास के सफ़र और सोपान तक कई लोग पार्टी में आए, कई लोग पार्टी छोड़ दिए, लेकिन पार्टी आज भी अपनी जगह पे खड़ी है। चलिए, उनके निजी बातों पे हम नहीं वो करेंगे, वो हमारे मित्र रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था बदल गई है। थोड़ा सा संयम बरतना था। चिंतामणि महाराज की घर वापसी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ेगी, कितनी सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा और बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सभी सवाल इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चिंता ये होती है कि अपने नेताओं को किस तरह संभाल कर रखना है, किस तरह नेताओं का जो रोल है वो देखना है पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है। एक को अगर टिकट देते हैं, दूसरा नाराज़ हो जाता है, तो उनकी नाराज़गी को कैसे दूर करना। अगर वो नाराज़ हैं और उनको टिकट देते हैं तो पहला वाला नाराज़ हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं हर पार्टी के बीच में हमने देखी है, लगभग हर चुनाव के पहले देखी है। लेकिन समस्या ये है कि जो नेता नाराज़ है उनकी भूमिका कितनी बड़ी है, कितना प्रभाव डाल सकते हैं वो। हो सकता है कि पार्टियों को हराने में प्रभाव डाल सकते हैं, हो सकता है कि वो पार्टियों के लिए उतने काम के नहीं हो, ये भी पार्टी सोचती होगी। चलिए, नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का जो मुद्दा है वो महाराज की चिंता है। समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ की सियासत में बगावत की महाभारत अब भी लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने टिकट कटने पर घर वापसी कर ली है। टिकट घोषणाओं के बाद भी और कितने चिंतामणि कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाले हैं? सरगुजा संभाग में ही इतनी हलचल क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि चुनाव के ऐन पहले सियासत का क्या असर देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस डिबेट में तलाशने की कोशिश करने वाले हैं। और हमारे साथ जो मेहमान है, राजनीतिक मेहमान है, उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। उमेश घुरमोड़े जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं गंगेश जी आप ही के साथ। लगातार जो है हमने चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले इस तरह की कवायद देखी है। जो है पार्टियां एक पक्ष को मनाने की कोशिश करती है, एक नेता को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आकलन एक बड़ा समस्या है हर पार्टी के लिए कि किस तरह से आकलन करेगी, कौन सा नेता उनके काम का है, कौन सा उनके काम का नहीं। कई बार आकलन में पार्टियां बड़ी मुश्किल में फंस जाती है, या फिर वो उनके लिए बड़ा टिपिकल टास्क जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है कि कैसे करें। क्या चिंतामणि महाराज कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं? क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस में मंथन नहीं हुई होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को? देखिए, चिंतामणि महाराज जी चूँकि संत गहिरा गुरु के पुत्र हैं, तो उनका उस क्षेत्र में व्यापक है प्रभाव। तो निश्चित तौर पे उनके जाने से कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा कहीं ना कहीं।
और चूंकि भाजपा इसे घर वापसी मान रही है, क्योंकि 11 साल पहले वो भाजपा में ही थे, तो उनके लिए फायदे का है ये उनका जाना। लेकिन कांग्रेस के, खासतौर पे कांग्रेस की स्थिति के बारे में अगर अपन चिंतन करें, चिंता की बजाय चिंतन करें, तो उसमें ये देखिए 71 विधायक हैं कांग्रेस के पास अभी जो वर्तमान में। तो और उसका जो कांग्रेस ने लगातार सर्वे किया है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट का वितरण किए हैं। सारी टिकट उनकी घोषित हो चुकी है। और निश्चित तौर पर सर्वे रिपोर्ट में जो आज से 3-4 महीने पहले जब से शुरू हुई थी सर्वे रिपोर्ट की का असर दिखना शुरू हुआ था, उस समय 37 लोगों का नाम आया था। और 37 लोगों को बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके पास अभी 3 महीने हैं, आपने परफॉर्मेंस सुधारिए। उनमें काफ़ी लोगों ने सुधारा तो उनकी टिकट नहीं कटी, और जिन लोगों नहीं सुधार पाए या कई जगह पे राजनीतिक कहना चाहिए जाति का समीकरण और तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ विधायकों की टिकट कटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए टिकट काटने के बाद जो असंतुष्ट हो रहे हैं उनको बना के रखना बहुत कठिन काम होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो। और चूंकि कांग्रेस ऑलरेडी ओवरलोडेड है इस मामले में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं रह गया है कि अगर उनको बना के उन्होंने मनाया होगा तो तत्काल तो अगर विधायक का टिकट देने का ऑप्शन नहीं रहा होगा तो कोई दूसरा। लेकिन 2 बार के विधायक थे ना सर, 2 बार के विधायक थे वो, 2 बार जीते थे। बिल्कुल 2 बार जीत चुके थे, अच्छे अंतर, पिछली बार भी अच्छे मतों से जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं 50,000 से ज्यादा वोटों जो से कारण होगा तो हमारे कांग्रेसी साथी ही बता सकेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता बता पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पहले भी भाजपा में रहे, कहीं ना कहीं उनका रुझान रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ इंटरनल की रिपोर्ट में आई होगी, तभी इतना बड़ा कदम पार्टी उठाती नहीं तो इस तरह से किसी को अवॉइड नहीं करती है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पार्टियां किसी को अवॉइड करना नहीं चाहती, लेकिन कोई ना कोई तो कारण रहा होगा और वो कारण हम तलाशने की कोशिश करेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे। धनंजय जी, आखिरकार एक बड़ा कद्दावर नेता को आपको छोड़ना, क्या आपको नहीं लगता ये बड़ा महंगा पड़ेगा आपको, उनको संभाल के रखा जाए? हालांकि आपकी तरफ से वो बयान भी आया कि संयम रखना चाहिए था उनको, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा कद्दावर नेता जो 2 बार जो है चुनाव जीत चुका है, ऐसे में आपके लिए कितनी मुश्किल है और क्या कारण रहा इसके पीछे आपको नजर आता है? देखिए ललित जी, सबसे पहले तो मैं चिंतामणि महाराज जी को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, क्योंकि भाजपा छोड़कर ही वो कांग्रेस में आए थे। मतलब समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी में पहले उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और मुझे लगता है कि अभी भी जिस प्रकार से वो गए हैं, थोड़ा उनको संयम रखना चाहिए था। दूसरी बात, कोई भी नेता तभी मजबूत होता है जब कार्यकर्ता उसके साथ हो, कार्यकर्ता उसको पसंद करे और सहयोग करे, और जनता का भी उसको समर्थन होना चाहिए। और जिस प्रकार से टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी ने किया, स्वाभाविक सी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के पसंद का हमने ख्याल रखा, जनता से मिले फीडबैक का ख्याल रखा है, और वहां पे जो हमको लगा कि जितने योग्य प्रत्याशी हैं उनको वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है। चिंतामणि महाराज जी भी जब कांग्रेस के टिकट के दावेदार बने, तब भी वहां पे किसी न किसी के टिकट को काट कर किसी दावेदार को हटाकर वहां उनको टिकट दिया गया था। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ भी एक प्रकार से धोखा ही है कि जो कांग्रेस पार्टी उनको मान सम्मान पूरा दी, विधायक बनाए, संसदीय सचिव बनाए, हमेशा उनका ख्याल रखा, और आज भी हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं वो, और उनकी ये निजी फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। चूंकि चुनाव का समय रहता है और चुनाव के समय कई सारी चीजें ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि चिंतामणि महाराज जी को थोड़ा सा संयम रखना था, गंभीरता से फैसला करना था, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी है जो आदिवासियों का विरोध करती है, वही भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश के किसानों का विरोध करती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो है कि संस्कृति, कला, परंपरा, तीज त्योहार का विरोध करती है, छत्तीसगढ़ियावाद का विरोध करती है, छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति लगाने का विरोध करती है। वहां अगर चिंतामणि महाराज जी जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ऊपर क्षेत्र की जनता के साथ एक छल और धोखा करने का काम किया गया है? फिर भी हमारी ओर से उसकी शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपकी ओर से तो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, हालांकि आपकी तरफ से ही वो 2 बार जीते भी हैं और एक आपने का बड़ा नाम भी, उनको फेम भी दिया, उनको काम भी दिया। लेकिन उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी है, हालांकि एक अच्छी बात है कि आपकी पार्टी में एक बार फिर से एक बड़े कद्दावर नेता ने घर वापसी कर ली है, आपके लिए तो दोनों ही थाली में जो है लड्डू हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में टिकटों की घोषणा हो चुकी है, अब उनको लेने का क्या मतलब है? क्या कोई बड़ी शर्त आपने उनकी मानी है?
देखिए, आदरणीय चिंतामणि जी पहले भी भाजपा में रहे हैं, आयोग में रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए निर्वहन किया है। 2008 में वो भाजपा से अलग जाकर के निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो हालात बने, 13 के अंदर में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा, 18 के अंदर में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार लगातार जीत उन्होंने दर्ज की, अर्थात जनता के वो चहेते रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि जन भावना का अपमान, क्या उनकी टिकट काट करके कांग्रेस ने वहां की जन भावना का अपमान नहीं किया है? उससे पूर्व में जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में खींचतान चल रही थी, जिस प्रकार से भेंट मुलाकात के दरमियान जिस प्रकार से चिंतामणि महाराज के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने व्यवहार किया, वो क्या था, उसकी परिभाषा यहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए और किस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ वहां पर किया गया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय चिंतामणि महाराज जी की घर वापसी हुई है और निश्चित तौर पर लगातार वो भाजपा में रहे, भाजपा के प्रति उनका कार्य रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करेंगे और निश्चित तौर पे सभी सरगुजा संभाग की 14 सीटों के अंदर में हमको उसका आने वाले समय के अंदर में लाभ मिलेगा। रह गई बात कांग्रेस की, ये केवल एक चिंतामणि महाराज जी का विषय नहीं है। बीते 5 वर्षों में कांग्रेस से इस प्रदेश की सत्ता नहीं संभली और जब चुनाव आया तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे संभाले नहीं संभल रहे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल एक विषय नहीं है। अगर हम बात करें किस्मत लाल जी की, अगर हम बात करें अनूप नाग जी की, अगर हम बात करें आपके जायसवाल जी की, ऐसे तमाम नेता हैं कांग्रेस के जो बगावत करके निर्दलीय कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जैसी चीज दे में चले जा रहे हैं। ऐसी लंबी दर्जनों कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार मैंने सवाल उमेश जी आपसे ये किया, सम्मान नहीं करने का आरोप। ये बात तो सही है कि आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ बगावत ज्यादा हुई है, लेकिन उमेश जी अगर वो वहां से आ रहे हैं तो टिकट कटने से नाराज होंगे? वहां से आ रहे हैं, आपके यहाँ टिकट मिलने की कोई उम्मीद तो अब फिलहाल दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आपने टिकट वितरण तो कर दिया है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं वो अंबिकापुर से अगले लोकसभा के चुनाव में? देखिए, जब वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया तब तक सभी 90 विधानसभा सीटों के अंदर में हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर में राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती है, आने वाले समय के अंदर में पार्टी के अंदर में निर्णय क्या होते हैं, इन तमाम परिस्थितियों को आने वाले समय के भविष्य के गर्भ में हम रहने दें और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और आने वाले समय के अंदर में निश्चित तौर पर हमको इसका लाभ मिलेगा। गंगेश जी, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो राजनीतिक परिदृश्य पर साफ तौर पर दिखाई देती है। बृहस्पति सिंह सबसे पहले अगर बात करें वो नाराज़, उनके बाद चिंतामणि महाराज नाराज़, ये एक एरिया में स्पेशली खास तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये अगर हम इनकी भी बात करें, चिंतामणि महाराज की 6 सीटों पर इनका प्रभाव है, तो ऐसे में इस तरह की जो समीकरण जो साधने की कोशिश करते हैं उनमें कहीं ना कहीं चूक की संभावना दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी के लिए तो दोनों ही तरफ से ठीक ठाक स्थिति है क्योंकि उनके पास उनके पाले में लोग आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए क्योंकि वह बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे थे कि बगावत कांग्रेस में ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही है, क्या एक समीकरण को साधने की कोशिश के रूप में आप देख रहे हैं? भले एक बड़ा नेता चले जाए, उससे नुकसान हो जाए, लेकिन एक समीकरण सत्ता हुआ दिख रहा है। आप समझ रहे बात को मेरी? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, खास तौर पे सरगुजा में इस बार पिछले 5 साल में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले विकास कम हुआ है, काम कम हुए हैं। इस बात को लेकर जो 3 महीने पहले जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और उसी के आधार पे वहाँ की जनता को संतुष्ट करने के लिए मुझे लगता है टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वहाँ पर कई मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को लेकर नाराजगी जरूर थी कि जो वहाँ पे वर्तमान में विधायक हैं उनको लेकर वहाँ की जनता नाराज थी, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और कई सारे जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। मुझे लगता है जो अभी जो टिकटें कटी, जैसे बृहस्पति सिंह हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी थे लेकिन उनका टिकट कट गया, तो इसी तरह चिंतामणि महाराज अच्छे वोटों से जीत के आए थे। अभी सर्वे की रिपोर्ट में क्या आया है उसके आधार पर हो सकता है उनकी टिकट काटी गई हो। दूसरा, मुझे एक चीज़ ये समझ में आया कि चिंतामणि महाराज जी चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। शायद आप लोग को याद होगा, बीच में उन्होंने अभी बृजमोहन अग्रवाल जी उनके संपर्क में आए थे, 2-3 नेता, बड़े नेता संपर्क में थे जब टिकट पूरी तरह से घोषित नहीं हुई थी, 4 सीटें बची थी भाजपा की, तो उन्होंने सीधे तौर पर अंबिकापुर से टिकट मांगा था और उसको उन्होंने भी, भाजपा ने भी उन्हें टिकट दिया तो उन्होंने उसको एक्सपोज किया मीडिया के सामने, बाकायदा फोटो तो सब जारी किया, मीडिया के सामने बयान भी जारी किया चिंतामणि महाराज ने कि मुझे अंबिकापुर में टिकट देंगे तभी मैं जाऊंगा।
उनको वहां से टिकट नहीं भी मिली, उसके बाद भी अगर गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको आश्वासन मिला होगा, तभी वो गए हैं। तो एक ये कारण भी हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा कहीं अधिक होगी। दूसरा, पार्टी में समग्र स्तर पर जब देखा जाता है तो जातिगत समीकरण होते हैं और भी बहुत सारे समीकरण होते हैं, उनको देखते हुए उनका टिकट कटी होगी, अवसर की बात भी रहती है। तो मुझे लगता है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी कई बार राजनीतिज्ञों को अब या तो रुक के, अगर वो रुकते, ऐसा नहीं कि पार्टी ध्यान नहीं रखती है, हर पार्टी अपने बिल्कुल, जैसे कि संयम की बात वो कर रहे हैं, अगर वो संयम रखना चाहिए था। जी, हाँ वही बात बोल रहा हूँ। संयम रखने का मतलब यही है कि जैसे आपको एक सबसे बड़े उदाहरण दूं कि 7 बार के सांसद थे पिछली बार, भाजपा का उदाहरण देता हूं मैं। रमेश बैस जी को हटाया गया था, जबकि वो अजय रहे लगातार रायपुर सीट से, लेकिन वो पिछली बार सारे सांसदों को बदला भाजपा ने, तो वो भी शांत रहे और किसी ने बगावत नहीं, उनको राज्यपाल बनाया गया और अलग अलग जगह पे, अच्छी जगह पे उनको रखा गया। इस तरह से बाद में पार्टी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करती है। मुझे लगता है वास्तव में उनको संयम रखना चाहिए था, लेकिन देखिए तत्कालिक उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही, हो सकता है उनको अच्छा अवसर मिला हो, इस वजह से उधर चले गए होंगे। तो सबकी अपनी सोच भी रहती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने अपने हित हैं, चाहे फिर वो पार्टी के हित हो, चाहे फिर वो प्रत्याशी के हित हो। लेकिन बात करेंगे धनंजय जी, देखिए क्या इसके पीछे कोई 2.5 साल का फॉर्मूला, ये वजह भी है कि वो नाराज हैं, या नाराजगी का क्या कारण है आपको समझ में आ रहा है? आप मना सकते थे लेकिन नहीं मना पाए, वो 6 सीटों पर प्रभाव डालते हुए दिखाई भी दे रहे, कांग्रेस को कई मुश्किलें हैं। और मैं जो जिक्र कर रहा हूं, क्या 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो भी इसके पीछे वजह है? देखिए ललित जी, सबसे पहली बात मैंने पहले कहा ना, कोई भी नेता तभी ताकतवर होता है, तभी प्रसिद्ध होता है, तभी चर्चित होता है और तभी मजबूत माना जाता है जब कार्यकर्ताओं का पसंद हो, कार्यकर्ताओं का साथ हो, जनता का भरोसा हो। और टिकट वितरण के दौरान हमने जो चीजें देखा है और वहां पे जो जनता का भरोसा सामने आया, कार्यकर्ताओं का पसंद सामने आया, वहां पे जो चीजें आई, उसके बाद हमने वहां पे सर्वसम्मति से टिकट प्रदान किया है। और उसमें एक टिकट के दावेदार चिंतामणि महाराज जी भी थे। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी की टिकट कटती थोड़ी सी नाराजगी होती है, लेकिन पार्टी हमेशा से जिम्मेदारियों में परिवर्तन करती, नई जिम्मेदारियां देती है। और मुझे लगता है कि चिंतामणि महाराज जी को किसी प्रकार से हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक बात इसमें और बड़ा बोलना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं कि चिंतामणि महाराज को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहीं डराने या धमकाने का काम तो नहीं किया है, जैसे उनकी आदत होती है। सीधे साधे भोले भाले वो नेता हैं। और भाजपा के लोग तो जिस प्रकार से कुर्ता करते हैं, दादागिरी करते हैं, जिस प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं, तो ऐसा भी कुछ विषय हो सकता है। उमेश जी, डराया क्या आपने? है तो ये बहुत ही आरोप लगा रहे हैं विषय है कि एक प्रदेश के भोले भाले नेता को डराया धमका गया है। अगर वो स्वच्छा से गए हैं तो अलग नहीं, तो आपका डराने का आशय क्या है? ईडी पूरा ख्याल रखा है और हमेशा आज भी हम उसको वरिष्ठ नेता मानते हैं और आज भी हम उसका कहते हैं कि उनको अपने वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा में उसकी इज्जत नहीं है। अगर भाजपा में उनकी इज्जत होती तो भाजपा छोड़कर नहीं जाते। भाजपा में पहले भी उनकी इज्जत नहीं रही है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं किसी प्रकार से कोई डराया धमकाया तो नहीं गया, कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया गया, भी एक मामला हो सकता है। नहीं, ब्लैकमेल आप स्पष्ट कीजिए ना, किस तरह का ब्लैकमेल? क्या ईडी की बात कर रहे हैं आप या किसी और दूसरी संस्थाओं की बात कर रहे हैं? आज ही ललित जी टीएस सिद्धेव जी ने चीज का खुलासा किया है कि उनके फोन को टैप करने का प्रयास केंद्र में बैठे लोग कर रहे हैं। पहले भी पेगासस के मामले आए, जासूसी करने के मामले आए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के टैप करने के फोन टैप करने का मामला आया, पीछा करने का मामले आया। देश के कई सारे पत्रकारों के फोन टैप किए गए, डॉक्टरों के फोन टैप किए गए, उद्योगपतियों के फोन टैप किए गए। पेगासस जो इजरायली सॉफ्टवेयर जिससे जासूसी होती है, वो कौन खरीद सकता है? केंद्र की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मामला तो कहीं चलिए पूछ लेते हैं। ये आरोप आपका बीजेपी पर है उमेश जी, आप और या आपकी पार्टी डराने का प्रयास कर रही है उनके लोगों को और तोड़ने का प्रयास कर रही है, एक बड़ा आरोप है उनका। मिला नहीं और वहाँ दूसरे प्रत्याशी घोषणा हो गया तो समझौता तो हुआ नहीं था, तो डराया धमकाया तो नहीं गया। मैं पूछ रहा हूँ, विषय है, वो जवाब देंगे इसका। जनता की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं उमेश जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस से ना सरकार संभल रही है, ना छत्तीसगढ़ प्रदेश संभल रहा है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता संभल रहे हैं। सरकार में काम नहीं कर पाए, भाजपा पर आरोप। सरकार में यह विफल हो गए, भाजपा पर आरोप। केंद्र सरकार पर आरोप, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप। आज इनके नेता छोड़ करके जा रहे हैं इनको, फिर भाजपा पर आरोप, फिर एजेंसियों के ऊपर आरोप। ये कांग्रेस को हो क्या गया है? ये अपना ठीकरा हमेशा दूसरे पर चिपकाने की आदत से कांग्रेस के नेता यहां पर मजबूर हैं और एन केन प्रकारेण
लेकिन कुछ भी हो जाए, ये ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने से ये बाज नहीं आते हैं, ये केवल आरोप लगा रहे हैं। इस विषय को ये प्रमाणित करें। और दूसरी बात, जो आपके तमाम नेता गए हैं, अब मैं उदाहरण दे ही देता हूं, आपके किस्मत लाल नंद जी का क्या बयान आया था कि जितने लोगों ने 2.5 साल के फार्मूले के तहत दिल्ली उड़ान भरी थी भूपेश बघेल के समर्थन में, उनमें से 75% विधायकों की टिकट यहां पर काट दी गई। अर्थात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने समर्थकों की टिकट बचाने में विफल हो गए। उसके बाद किस्मत लाल नंद जी जैसी चीज जेल में चले जाते हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भैया, आपसे तो आपका ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं संभल रहा है। बस्तर के अंदर में आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में जाकर के अमूल कर नाग जाकर के निर्दलीय नामांकन भर के वहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आपसे संभल नहीं रहा है और आप बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश की। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता यहां पर बैठ करके, रायपुर में बैठ करके सरगुजा की, बस्तर की, तमाम जगहों की यहां पर बात करते हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन ये धरातल से परिचित नहीं है। चाहे सरगुजा संभाग की बात कर लें, बस्तर संभाग की बात कर लें, इनके दर्जनों नेता इनके खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। ये सीधे तौर पर मान क्यों नहीं लेते कि भैया इनके ऊपर अब कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ही भरोसा नहीं रह गया है और ये लगातार आरोप लगाएंगे। अब आप बता दीजिए, अमूल कर नाग जी के ऊपर किसने दबाव बनाया है? कहीं आपके ही बस्तर संभाग के तमाम नेता, चाहे मैं मोहन मरकाम जी की बात कर लूं या फिर बैस जी की बात कर लूं या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर लूं, कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रत्याशी कांग्रेस से ही बगावत करके उतर रहे हैं, नहीं तो मुझे उनको मैं वो पूछूंगा कि जो बाकी के जो लोग हैं, जो बागी हुए हैं, क्या उन पर भी कोई दबाव था? जी धनंजय जी बताइए, क्या वो तमाम लोग जो बागी होकर बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो किस्मत लाल हो या फिर जिन जिन के नाम वो ले रहे हैं, क्या वो तमाम लोगों पर दबाव था बीजेपी का? देखिए, मैं ललित जी, मैंने पहले बात कहा ना, आज पूरे देश में आप देखेंगे, चाहे टीएमसी के सांसदों का हो, चाहे टीएमसी के नेताओं का हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं का हो या जो भी विपक्षी दल के नेता हो, देश के नामचीन पत्रकार जो नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, की बात करो भैया, कहां आप जा रहे हो छत्तीसगढ़ के बाहर? सच कितना कड़वा होता है। अरे भैया, अनूपनाथ की बात करो, अमूल कर नाग की बात करो, बृहस्पति सिंह की बात करो, यहाँ के गोरेलाल बर्मन की बात करो, देखिए मैं बोला ना, किस्मत लाल नंद की बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना, सागर बैस मुंगेली की बात करो, आप क्यों चले गए जैसी चीजें में? पूरा अब मेरा शक पूरा हकीकत में बदल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं चिंतामणि महाराज को धमकाया गया है। जब मैंने आरोप लगाया उसके बाद मैं बोलने जा रहा हूँ, देखिए जैसे भाजपा प्रवक्ता उसमें कर अंदर से ही तो नहीं है। सुन लीजिए ना चलिए हाँ, अब मेरा तो जो शक था वो सच्चाई में बदल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इतने नाकाम हो चुके हैं कि देश के नामचीन पत्रकार, डॉक्टर, उद्योगपति, विपक्षी नेता की बात करो, उमेश जी, लेकिन आपने ये अभी तक नहीं बताया कि उनको किस शर्त पर आपने अपने बीजेपी में लाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी आपका भी, गंगेश जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर जैसे कि गंगेश जी कह रहे थे कि राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं, उनका आकलन करके पार्टियां जो है टिकट देती हैं। कई लोग नाराज होते हैं, कई पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, कई घर वापसी करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस की चिंतामणि महाराज क्या वाकई में कांग्रेस की चिंता बढ़ाएंगे? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।